हाय एवरीवन। तो आज डिस्कस करेंगे इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड को। और ये कंपनी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए। क्या स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, क्या स्टॉक को सेल करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि जो स्टॉक प्राइस है कंपनी का वो काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है, अपने 52 वीक लो से नीचे आ गया है ये। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके Q1 रिजल्ट को, प्लस साथ में कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, कंपनी को होल्ड करना चाहिए या नहीं होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले इनके फाइनेंशियल्स डिस्कस करते हैं पहले। और मैं आपको इसकी कॉन कॉल भी दिखाऊंगा। कॉन कॉल के अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो मैनेजमेंट ने बताए हैं। कुछ टेलविंड्स हैं क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि अपने रेवेन्यू को डबल करेंगे, और किस तरीके से करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं। तो वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। बाय सेल करने के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, तभी कोई डिसीजन लें। तो आगे बढ़ते हैं। इनके फाइनेंशियल्स के अंदर आप देखेंगे इनका मार्केट कैप जो है 6493 करोड़ का है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी 46.6 का है, और ये पी जो है अपने ऑल टाइम लो के पास है। आप देख सकते हैं, अगर आप इसका 3 ईयर लो देखेंगे, जब ये कंपनी यहाँ पे 122 का इसने ऑल टाइम हाई पी पे थी, उसके बाद में अपना मीडियन पी 67 पॉइंट्स का है इसका, और अभी ये 46 पॉइंट्स पे चल रही है, मतलब अपने ऑल टाइम लो पी के पास है कंपनी। ROC 54.6 है, ROE 46.9 है। दोनों ही काफ़ी हेल्दी हैं इसके, क्योंकि ये एक ट्रैवल बिजनेस है, तो उसमें वही है कि ऑनलाइन ट्रैवल होता है, तो ज़्यादा एसेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं आती, ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए ये एक एसेट लाइट बिजनेस है। इसका ROE एंड ROC काफ़ी हेल्दी है। 0% प्लस शेयर है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के फेवर में कि जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ है। डेट टू इक्विटी 0.17 है, ये भी डिसेंट है। बहुत ज़्यादा डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। तो बात करते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, और इनका Q1 का रिजल्ट देखते हैं जो भी आया है। इनके Q1 रिजल्ट के अंदर 102 करोड़ का इन्होंने टॉप लाइन किया है, और जो जून में किया था लास्ट ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में वो 84 करोड़ किया था। मतलब इनकी जो सेल्स है वो 22% से इंक्रीज हुई है लास्ट ईयर कंपैरिजन के अंदर। आप अगर इनका मार्जिन देखेंगे उसमें काफ़ी एक बड़ा ड्रॉप आया है। 50% का मार्जिन था लास्ट जून के अंदर, और इस जून में 33% का मार्जिन किया इन्होंने। 17% से मार्जिन एकदम ड्रॉप हो गया है। तो उसके काफ़ी रीजंस हैं, वो मैनेजमेंट ने शेयर किए हैं कि वो ड्रॉप क्यों हुआ है। और इनका अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट 34 करोड़ का इन्होंने लास्ट टाइम किया, 26 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने इस बार किया है। तो रिजल्ट जो है अकॉर्डिंग टू मी बहुत पुअर नहीं है। उसका क्लियर रीजन ये है कि एक तो कंपनी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़ रही है। ठीक है, मतलब ये 100 करोड़ के ऊपर इनकी सेल्स चल रही है पिछले 4 क्वार्टर्स से। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अपसाइड जा रहा है, लेकिन मार्जिन्स का गिरना ये अच्छा पॉइंट नहीं है, क्योंकि मार्जिन से ही प्रॉफिट डिराइव होता है। अगर मार्जिन्स कम हो जाएंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट्स आगे जाके वो कम हो जाएंगे। और मार्जिन्स इनके फ्लक्चुएटिंग है, उसका क्लियर रीजन है जो ये डिस्काउंट्स वगैरह देते हैं, और वो मैं आपको आगे डिटेल में बताता हूँ। उससे पहले इनकी बैलेंस शीट देख लेते हैं एक बार। बैलेंस शीट में आप देखेंगे इनके रिजर्व है 213 करोड़ की हेल्दी हैं। बोरिंग्स के अंदर इनके ऊपर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं ये 65 करोड़ की, और ये 65 करोड़ की बोरिंग्स मुझे लगता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये इजीली इसको पे कर देंगे, क्योंकि इनके प्रॉफिट उससे ज़्यादा है। प्लस इनके पास रिजर्व्स हैं, और इन्वेस्टमेंट है 25 करोड़ की, और एसेट्स कंपनी पे ज़्यादा नहीं है, 12 करोड़ के हैं, क्योंकि ये एक एसेट लाइट बिजनेस है ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग का। अब बात करते हैं इनके इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो की। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में अगर आप नोटिस करेंगे तो जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना स्टेक लगभग 3% से 3.5% से सेल किया है, और FII ने 0.50% बाय किया है यहाँ पर, और DI ने लगभग 0.40% सेल किया है। तो लगभग FI और DI की कन्विक्शन जो है वही लगभग 5% के आसपास ही है। ठीक है, नॉट बैड। 5% एक डिसेंट नंबर है FI और DI की कन्विक्शन होना। पब्लिक के पास में जो स्टेक है वो 20% का है, क्योंकि ये 3.60% जो है ये भी एक बड़ी प्राइवेट इक्विटी कंपनी है जिसके पास में ये शेयर गया है, क्योंकि प्रमोटर ने जो सेल किया वो यहाँ पे आ गया। अब आप में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रमोटर अपनी कंपनी का शेयर खुद सेल कर रहा है, तो क्या ये आगे भी सेल करेगा। तो ये क्वेश्चन इनसे कॉन कॉल में पूछा गया था एक फंड मैनेजर के द्वारा कि आप आगे भी अपना स्टेक सेल करेंगे, आपका जो होल्डिंग है वो कम हो गई है। तो प्रमोटर ने यही बोला कि आगे हमारा कोई सेल करने का कोई विचार नहीं है, ये स्टेक जैसा है वैसा ही रहेगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। स्टिल इनकी जो होल्डिंग्स है स्ट्रॉन्ग हैंड्स की वो 71% की है, तो आपको यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास 80% का स्टेक है, वीक हैंड्स के पास सिर्फ 20% है यहाँ पर। ये चीज़ यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंपनी के एंगल से। अब बात करते हैं इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल की, और कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे मैं आपको बताया था यहाँ पर क्या जो मैनेजमेंट ने शेयर किया हमारे साथ। हमें पता ही है, हमने ये ड्रीम फोक्स जब मैंने आपके साथ शेयर किया था उसमें बताया था आपको कि ये एक टेलविंड बिजनेस है। 19% से जो एयर ट्रैवल है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, Q1 में इसने ग्रो किया है काफ़ी अच्छे नंबर्स के साथ। प्लस जो एविएशन मिनिस्ट्री है वो भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है इस इंडस्ट्री को। उनकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं एयरपोर्ट्स को और इंक्रीज करने के लिए, एयरपोर्ट्स को और बेटर करने के लिए, ट्रैवल इंडस्ट्री को और ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी स्पेंड आ रहा है इसके अंदर। और यहाँ पे कंपनी ने बताया कि इनका जो रेवेन्यू है वो ऑल टाइम हाई रहा है, 2371 करोड़ का रेवेन्यू, मतलब ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू। ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू हाई होने का मतलब ये है कि इनकी जो टिकट्स बुक जो इन्होंने करी है वो सबसे ज्यादा करी है इस क्वार्टर के अंदर। आप सोच रहे हो कि टिकट बुक ज्यादा करी है तो फिर यहाँ पे सेल ज्यादा क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, ये सेल का नंबर ज्यादा होना चाहिए ना फिर,
हमेशा मतलब 130 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए अगर ऑल टाइम हाई है तो ये ग्रॉस नंबर है, इसके अंदर जो कैंसिलेशंस होते हैं वो माइनस करने के बाद में फिर वो नंबर कम हो जाता है, तो इसीलिए ग्रॉस बुकिंग ज़्यादा रही, नेट नेट होते हुए वो कम हो गया नंबर। बट स्टिल इंडस्ट्री 19% से ग्रो कर रही है, कंपनी 43% से ग्रो कर रही है। ठीक है, इनका जो दुबई का बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो मोमेंटम है वो आगे कंटिन्यू करेगा दुबई का बिजनेस। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कॉन कॉल का ये है कि क्या रीजन है जिस वजह से इनके मार्जिन में ड्रॉप आया, तो इन्होंने बताया कि पहला रीजन जो है वो गो फर्स्ट का इशू है। ठीक है, गो फर्स्ट एक एयरलाइन कंपनी है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वहाँ पे इन्वेंट्री इशू हुआ, और वो इन्वेंट्री इशू की वजह से जो बाकी की एयरलाइंस है उन्होंने इंसेंटिव्स को घटा दिया। ठीक है, जब इंसेंटिव्स घट जाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, आपका मार्जिन ड्रॉप हो जाता है। तो एक रीजन ये है जो गो फर्स्ट एयरलाइन की वजह से रहा, और कंपनी ने बताया कि ये एक वन टाइम इशू है, दोबारा ये इशू आने वाले क्वार्टर्स के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और सेकंड जो इशू यहाँ पे इन्होंने बताया कि वो है इनका होटल बिजनेस, उसके अंदर इन्होंने थोड़ा सा लॉस बुक किया है, तो इसीलिए इनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आया है। और आगे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि लॉस बुक इन्होंने स्ट्रैटेजिकली किया है, वो एक कैलकुलेटिव लॉस है। अपने होटल बिजनेस को ग्रो करने के लिए इन्होंने ज़्यादा डिस्काउंट्स दिए हैं। आप स्विगी जोमेटो को देख लो, वो कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए, जिसको कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कहते हैं वो लोग, तो जो कैक नंबर होता है वो इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट देकर के कस्टमर को ऑर्डर बुक करवाए जाते हैं ताकि वो यूज टू हो जाए उनकी एप्लीकेशन के साथ, उनके प्लेटफॉर्म के साथ, और उनके साथ ही वो एक लॉयल कस्टमर की तरह आगे डील करता रहे। तो सेम चीज़ इन्होंने करी है, और ये कैलकुलेटिव है, कंपनी की स्ट्रैटेजी का पार्ट है ये। ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है इस बारे में, इनको पता है कि इनकी बुक्स पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो एक माइनर सा स्मॉल लॉस इन्होंने बुक किया है, और वो कैलकुलेटिव लॉस है यहाँ पर। और ये लॉस कंपनी ने इसलिए भी बुक किया है क्योंकि कंपनी का क्लियर जो विजन है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये अपने जो ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू है उसको डबल करना चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने आगे कॉन कॉल में वो चीज़ आगे एक्सप्लेन करी है, मैं आपको नंबर्स दिखा दूंगा। पिछली बार इन्होंने 8,000 करोड़ का रेवेन्यू किया था, इनका क्लियर विजन है FY24 में 16,000 करोड़ की बुकिंग करना। अब 16,000 करोड़ की बुकिंग के अंदर कुछ कैंसिलेशन वगैरह होंगे, बट नेट नेट अगर बुकिंग्स बढ़ेंगी तो डेफिनेटली इनके मार्जिन इंक्रीज होंगे, क्योंकि ये एक एसेट लाइट बिजनेस है, पहली बात। और दूसरी बात, ये मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। देखो, बेसिकली वी हैव ऑलरेडी सेड एंड कमिटेड दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डबलिंग डाउन आवर बिजनेस इन FY24 कंपेयर टू FY23। ठीक है, तो इन्होंने वही चीज़ यहाँ बताई है कि किस तरीके से डबलिंग डाउन करने के लिए पूरी इनकी कोशिश है आगे, और इनके पास प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी है इसके लिए। वो स्ट्रैटेजी इन्होंने बताई नहीं है कॉन कॉल में, ये क्लियरली कह रहे हैं कि वो हम इसको पब्लिक नहीं करेंगे। प्लस कंपनी जो है अपने नॉन एविएशन बिजनेस को ग्रो करना चाहती है। नॉन एविएशन से मतलब ये है जो इनकी बसेस की बुकिंग है, इनकी ट्रेन की बुकिंग है, उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। जो योलो बस नाम की कंपनी आपने देखी होगी, योलो बस इन्हीं का सब्सिडरी है, और योलो बस को इनका बिजनेस जो है ये 5-6 टाइम्स करना चाहते हैं इसी ईयर के एंड तक। प्लस इन्होंने 3 कंपनीज और एक्वायर करी हैं, जिसमें से एक कंपनी है गाइड ट्रैवल हॉलीडेज, दूसरी है ट्रिप शॉप ट्रैवल, और थर्ड है डूक ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड। और तीनों ही एक जो है प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है। ठीक है, इससे इनकी इनऑर्गेनिक ग्रोथ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जो बिजनेस ये कंपनीज करती हैं, प्लस जो ईज माई ट्रिप अपना बिजनेस करता है वो इनके पास में है, तो इनका मार्केट सेगमेंट बढ़ेगा इससे, और ये न्यू जोग्राफीज के अंदर एंटर कर पाएंगे। और साथ साथ कंपनी जो है यूके वगैरह में भी इंक्रीज कर रही है अपने बिजनेस को, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। तो योलो बस वाला बिजनेस उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप देख सकते हो पॉज करके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई, 8,000 करोड़ इन्होंने लास्ट ईयर किया था, 16,000 करोड़ का इनका क्लियरली टारगेट है इस साल का। ये पॉइंट आपको नोट करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है ये पूरी कॉन कॉल में। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे इनसे पूछा गया कि क्या प्रमोटर्स के पास कोई और बिजनेस एक्टिविटीज भी है जहाँ पे उनका फोकस है, तो उन्होंने यही बताया कि हाँ, बिजनेस एक्टिविटीज उनके पास और भी हैं, उनका और बिजनेसेस भी चलते हैं, बट ईज माई ट्रिप वो बिजनेस जहाँ पे उनका सबसे ज्यादा फोकस रहता है। ठीक है, ये एक रेड फ्लैग है। प्रमोटर्स के पास अगर और बिजनेस होते हैं तो उसका फोकस वहां पे डिविएट करता है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, उसको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट किसी और कंपनी में जाएगा तो वहां से एक प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पे उनका फोकस कम हो सकता है। बट प्रमोटर्स ने यही बोला है कि उनका फोकस जो है वो ईज माई ट्रिप के ऊपर सबसे ज्यादा है। तो ये अब आपको नोट डिसाइड करना है कि आप इसको पॉजिटिवली लेते हो या नेगेटिवली लेते हो। मेरे अकॉर्डिंगली एक नेगेटिव पॉइंट है, क्लियर रेड फ्लैग है यहाँ पर। बट क्या इससे लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल नहीं। इनके पास 70% का स्टेक है, 70% से ज्यादा का स्टेक है ईज माई ट्रिप का। प्लस जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा कॉन्फिडेंट है अपने बिजनेस को लेकर के, अपने बिजनेस को डबल कर रहा है आने वाले सालों के अंदर। थर्ड चीज, इन्होंने 3 नई कंपनीज को एक्वायर किया है। फोर्थ चीज, ये ग्लोबली एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, इनके पास क्लियर स्ट्रैटेजी है जो ये बताना नहीं चाहते हैं इस कॉन कॉल के अंदर। ऑफकोर्स इन्होंने अपना दुबई बिजनेस ग्रो किया तो इनको पता है किस तरीके से ग्रो करना है। तो नेट नेट कंपनी के अंदर जो फोकस है वो अच्छा है इनका, बट स्टिल हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इनके चार्ट की, और चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक प्राइस जो है अपने इस वाले सपोर्ट को ब्रेक करके 40 रुपीज़ का जो इसका ये 40 पॉइंट्स का जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करके नीचे आ गया। अगर ये ब्रेक नहीं होता ना तो ये यहाँ पे कंपनी स्ट्रांग रहती, यहाँ से कंसोलिडेट करके स्टॉक ऊपर निकल सकता था। ये ब्रेक होने के बाद में स्टॉक यहाँ काफ़ी वीक नज़र आता है। ठीक है, और ये वीकनेस मुझे लगता है स्टॉक को और नीचे लेकर के जाएगी। ये 37 पॉइंट्स तक आ चुका है, और यहाँ से अगर ये रिवर्स नहीं हुआ
तो ये आपको स्टॉक कहीं ना कहीं 10% और नीचे नजर आएगा, लगभग इस वाले सपोर्ट के पास, विच इज 34.65। और अगर ये वाला भी ब्रेक हो गया, चांसेस कम लगते हैं इसके ब्रेक होने के, बिकॉज रिजल्ट खराब है, इतना भी खराब नहीं है। 22% की ग्रोथ कंपनी ने करी है और वो ग्रोथ इतनी पुअर नहीं है, प्लस आने वाले क्वार्टर्स की ग्रोथ मैनेजमेंट खुद बता रहा है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि और अच्छी रहे। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो यहाँ आ जाएगा 32 पॉइंट से ज्यादा मुझे नीचे जाता हुआ दिखता है, 32 पॉइंट्स आई थिंक, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। बट स्टिल उम्मीद है कि ये 34-35 पे आके कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा, ऐसी उम्मीद है स्टार्ट को देखते हुए। गारंटी किसी चीज की नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर, हो सकता है ये और नीचे आ जाए, ठीक है, क्योंकि मार्केट में कुछ बड़े प्लेयर्स भी होते हैं, अगर उनको स्टॉक अपना एक्यूमुलेट करना है तो वो और नीचे ले आएंगे स्टॉक को। बट जिनके पास में स्टॉक है उनको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने अगर यहाँ भी बाय किया है ना, तो मैं कहता हूँ आप 1 साल रुक जाओ, और मैनेजमेंट को जो वो बात कर रहे हैं अपने ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू को इंक्रीज करने की, अगर वो हो जाता है तो स्टॉक यहाँ से ऊपर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो ऑफकोर्स प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, मार्जिन भी बढ़ेंगे ग्रेजुअली, ठीक है, उस इंटेंसिटी से ना बढ़े जिस इंटेंसिटी से पास्ट में बढ़े, क्योंकि जब मार्केट साइज धीरे धीरे कैप्चर करते जाते हो तो एक थोड़ा सा स्लोनेस आती है पेस में, वो हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 22% की ग्रोथ करी तो आगे कंपनी और ग्रोथ नहीं करेगी। तो स्टॉक इसलिए गिर रहा है क्योंकि इनके जो पीछे की ग्रोथ है वो काफी अच्छी रही है, 167%, 84%। इस बार 22 सबसे कम इन्होंने यहीं पर करा है पिछले 5 क्वार्टर्स के अंदर। स्टॉक यहाँ पे गिर गया, प्लस इन्होंने डिस्काउंट्स वगैरह दिए हैं, गो फर्स्ट का एक इशू हुआ है। और एक और पॉइंट जो आपको नोट करना चाहिए, जो गो फर्स्ट है उसका लगभग 70 करोड़ का एक एक्सपेंस है, जो शायद इनको Q3 के अंदर पे करना पड़ेगा अगर गो फर्स्ट ने वो अपना ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि गो फर्स्ट की कुछ टिकट बुकिंग्स रही होंगी जो फंड्स गो फर्स्ट के पास में है, लेकिन वो उन्होंने कंप्लीट नहीं करे, तो वो ईज माई ट्रिप को अपने कस्टमर्स को हो सकता है गो फर्स्ट के बिहाफ पे देना पड़े, अगर गो फर्स्ट ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया। अगर ऑपरेशन स्टार्ट हो गया तो वो स्मूथली निकल जाएगा, ठीक है, तो वो गो फर्स्ट की बुक्स में से ही क्लियर होगा। लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया तो हो सकता है ईज माई ट्रिप को वो पे करना पड़े आगे अपने कस्टमर्स को, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। तो 2 रेड फ्लैग मैंने आपको बता दिए यहाँ पर, बट उससे इतना बड़ा इंपैक्ट आएगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि स्टॉक जो है वैल्यूएशन वाइज थोड़ा चीप हो जाएगा अगर ये 35-32 पॉइंट्स तक आ गया। यहाँ पे ऑलरेडी अपने लो पी के पास चल रहा है, पीई और करेक्ट हो जाएगा। और अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप इस कंपनी के अंदर बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आप इसको स्विंग ट्रेड की तरह एक बॉटम फिश कर सकते हैं, यहाँ पर बॉटम कहाँ बनेगा पता नहीं, लेकिन हाँ स्टैगर्ड वे में आप खरीद के कहीं ना कहीं ऊपर के भाव में इसको बेच सकते हैं, क्योंकि अभी आगे जो है बुल रन वाला एक फेज है। बुल रन के अंदर कंपनीज जो अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करती हैं, प्रॉफिट्स को इंक्रीज करती हैं, उनको कहीं ना कहीं मार्केट एक वैल्यूएशन देता ही है। हो सकता है अभी एक क्वार्टर और थोड़ा सा इसका वीक जाए, बट आने वाला क्वार्टर जो है वो दिसंबर का रहेगा, सितंबर का रहेगा, और वहाँ पर इनका जो बिजनेस है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। आप देखेंगे दिसंबर में 130 करोड़ है, उसके बाद 111 करोड़ है, क्योंकि वो एक फेस्टिवल रहता है और एक ट्रैवल सीजन भी रहता है, हॉलीडे सीजन रहता है, ठीक है। तो आप प्राइस को वॉच कीजिए, 35 पॉइंट्स तक अगर आ जाए तो आप यहाँ पे इसको और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एवरेज आउट कर सकते हैं। जिनके पास में ऊपर है वो टेंशन ना ले, जिनके पास नीचे है वो यहाँ पे और एवरेज कर लें, ठीक है। जिनका लॉन्ग टर्म का व्यू है वो भी इस कंपनी के साथ 1 साल 2 साल 3 साल का व्यू लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं इस विजन के साथ, और आगे कंपनी की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते जाओ, अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशंस को इंक्रीज और ट्रिम करते जाओ। तो नेट में यही है पूरा एनालिसिस ईज माई ट्रिप का। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको किसी भी स्टॉक से रिलेटेड आप क्वेश्चन जरूर पूछें, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। और आप चाहते हो मैं किसी और स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाऊं एनालिसिस करके, तो आप वो भी कमेंट में जरूर लिखें, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।